बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 5 हींग वाला आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 5 हींग वाला। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि समाज में अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति खराब निकला तो हम सभी को खराब समझ ले। कोई जाति या संप्रदाय विशेष किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाते। सज्जन लोग सभी वाद विवादों से ऊपर उठकर सोचते हैं, लड़ाई झगड़ों को ऊपर सोचते हैं। वे इंसानियत की कसौटी पर हमेशा ही खरे उतरते हैं। खान, जो कि एक हींग वाला है, जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है, भी ऐसा ही भला इंसान है जो कि सांप्रदायिक दंगों के बीच में फंसे उन बच्चों को बचाता है जो उससे नफरत करते हैं, और उन्हें मानवता का पाठ भी वो पढ़ाता है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अम्मा, हींग लेगा, कहता हुआ खान लगभग 45 साल का आंगन में आकर रुक गया। अब खान कौन है? एक हींग वाला है जिसकी उम्र 45 यानी 45 ईयर्स है। वो अम्मा के आंगन में आकर रुक जाता है। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर नीचे धर दिया, यानी नीचे रख देता है। और मोल्चनी मोल्चनी एक पेड़ का नाम होता है जो छायादार घना पेड़ होता है, कि नीचे बने हुए एक चबूतरे पर बैठ जाता है। भीतर बरामदे में से एक 9-10 बरस यानी 9-10 साल के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया कि अभी कुछ नहीं लेना, तुम जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा? वो क्यों जाता? वह जरा भी आराम वो जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे यानी अपनी पगड़ी के छोर से हवा करते हुए बोला, अम्मा, हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। यानी अब जो अपना गांव है वो वहां पर जा रहा है और कहता है कि मैं बहुत दिनों में आऊंगा। सावित्री, हाँ सावित्री, इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत रखी है खान। अभी 15 दिन भी नहीं हुए जब तुमसे हींग ली थी। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही नहीं हो, उसी स्वर में वो बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है। बोहनी यानी मैं अपने व्यापार के आज के दिन की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ, आप मेरा माल खरीद लो। एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी न पाई कि उसने त्वरित यानी तेज गति से जल्दी से एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो अम्मा, यह हींग 1 नंबर का है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। सावित्री बोली, मैं इतनी हींग लेकर क्या करूंगी? क्या ढेर सी पहले ही रखी है। हींग मतलब मेरे पास में पहले ही बहुत सारी रखी है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर है, पड़ी रहेगी। फिर आज हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। यानी मैं अपने घर जा रहा हूँ, पता नहीं माँ मैं कब लौट कर आऊंगा, इसीलिए घर में तो ये चीज काम आती रहेंगी, तुम ले लो, तुम्हारे घर में पड़ी रहेंगी। और खान बिना जवाब यानी बिना उत्तर के इंतजार के ही हींग तोड़ने लग गया। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी मत लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। माँ को बच्चे कह रहे हैं कि माँ ये जबरदस्ती कर रहा है, आप इससे हींग मत लेना। जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब उसके छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी, चलो माँ, अंदर चलो, भीतर चलो यानी अंदर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने हींग की पुड़िया उठा ली और 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लाकर खान को दे दिए। खान ने उसे सलाम किया और वो वहां से चला गया। सावित्री के बच्चों को माँ की ये बात अच्छी नहीं लगी। वो तीनों अपनी माँ से नाराज हो गए थे क्योंकि वो मना कर रहे थे हींग लेने का, और माँ ने फिर भी हींग ले ली। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को
इतने पैसे दे दिए, अभी हम मांगे तो न दे। 6 साल के छोटे बच्चा जो था वो बोला, भैया माँ से पैसे मांगो, हम लोग मलाई का बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को यूं ही पैसे दे दिए, हींग की जरूरत हमें नहीं थी। इसके आगे उसे कुछ कहने का साहस न हुआ, पर छोटे के कानों में मलाई के बर्फ वाले की आवाज गूंज रही थी। मलाई का बर्फ, ठंडा बर्फ। बर्फ यानी आइसक्रीम। गांव में बर्फ को आइसक्रीम कहा जाता है। वह माँ से बिगड़कर बोला, यानी गुस्से में बोला, माँ दो 6 आने हमको, हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। 8 साल की लड़की भी गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे न मांगो, वह तुम्हें न देगी, उनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं। सावित्री को उन बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी गुस्से में कहा, चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो, पहले खाना खाओ, फिर रुपया तुड़वा कर 6 6 आने दूंगी। खाना खाते खाते वो हिसाब लगाने लग गए कि किस किस को कितना पैसा मिलेगा। रुपए में 16 आने हो, 6 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी। छोटे के लिए तो 4 आने ही बचेंगे। छोटा बिफर गया, यानी वो बिगड़ गया। कभी नहीं, मैं 6 आने लूंगा। यदि मुन्नी ने 4 आने स्वीकार नहीं किए तो दोनों भाइयों में तकरार यानी लड़ाई की नौबत आ गई होती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के मौके पर शहर में दंगे हो गए, यानी लड़ाई झगड़े हो गए दो धर्मों के बीच में। बहुत से लोग मारे गए। मरने वालों में 2 खान थे। इससे खान लोगों को इससे खान लोगों ने बड़ा उत्पाद मचाया, बहुत आतंक गुजाए। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। लेकिन न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे ज्यादातर आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलछरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी हुई कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी। तीनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े यानी रूखे स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर जाओ, भीतर मत जाओ, यहीं रुको। उसने जवाब दिया, हींग है हींग, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने आके खड़ा हो जाता है। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान कहता है कि देश को गया था अम्मा, यानी मैं अपने गांव गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। सावित्री ने बताया, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ। खान बोला, खान भी सुना, यानी मैंने भी सुना अम्मा, समझ नहीं आता लड़ने वालों में। सावित्री ने पूछा, खान दंगे की खबर सुनकर भी तुम हमारे घर पे चले आई, तुम्हें डर नहीं लगा, हम लोगों से तुम घबराए नहीं? इस पर खान ने बोला, दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। यानी खान उस अम्मा को अपनी माँ का दर्जा दिया करता था। किसका दर्जा दिया करता था? अपनी माँ का दर्जा। इसके बाद उसने डिब्बा खोला और भर चटांक हींग तोलकर, चटांक हींग की तोल का नाप होता है, वो सावित्री को दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास नहीं थे। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा कहता हुआ खान सावित्री को नमस्ते यानी सलाम करके चला गया। दशहरा हिंदुओं के लिए बड़ा त्योहार होता है। होली पर दंगा हो चुका था। अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका नहीं थी। शहर में सब जगह शांति थी। हिंदू होली न जला सके, इसीलिए दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी की गई थी। 4 बजे शाम को काली का जुलूस यानी रैली निकलने वाला था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी, यानी वो डरने वाली थी, डरपोक थी। भीरू अर्थात डरने वाली।
फिर भला बच्चों को कैसे भेज दे? उसने बच्चों को पैसे का, खिलौने का, सिनेमा का, सबका लालच दिया, लेकिन बच्चे नहीं माने। बच्चों ने जाने की जिद कर रखी थी। नौकर शामू खुद स्वयं भी जुलूस देखने के लिए तत्पर हो रहा था, उत्सुक था, बेचैन था। उसने भी कहा, भेज दो माँ जी, मैं तो अभी दिखा कर लिए आता हूँ। वो कहता है, मैं अपने साथ बच्चों को लेकर जाऊंगा और साथ लेकर आ जाऊंगा। मोहल्ले के और लोग भी तो गए हैं। और श्याम ने कई कल्पित नाम गिना दिए। और श्यामू ने क्या किया, बहुत सारे नाम भी गिना दिए कि ये गया है, ये गया है। विवश हो गई वह, लाचार हो गई सावित्री, और उसके मन न होने के बावजूद भी उसको अपने बच्चों को भेजना पड़ा। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए, और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए, यानी उसे अंदर ही अंदर डर खाया जा रहा था। अब घर में वही थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा था। दो लोग वो घर में थे। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने का इंतजार भी करने लग गई थी। कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती। देखते ही देखते दिन ढल गया, यानी शाम हो गई। अंधेरा बढ़ने लग गया, पर सावित्री के बच्चे अभी तक नहीं आए। अब सावित्री को न अंदर चैन था और न ही बाहर, यानी अब उसको डर बहुत ज्यादा सताने लग गया। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए नजर आए। वह दौड़कर आई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस निकल गया ना? एक आदमी ने बताया कि दंगा हो गया है माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है, हजारों आदमी मारे गए हैं। ये खबर सुनकर तो उसके प्राण ही निकल गए। एक तरीके से उसका शरीर ठंडा पड़ गया। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। अब क्या करे? उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दे। दो लड़के हैं, एक लड़की, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। उस देहाती ने उसे जवाब दिया, हम का तोहार बच्चन का पहचानित है माँ जी। मैं क्या आपके बच्चे को जानता हूँ माँ जी? फिर जान से प्यारो कछु नहीं होत। जी हाँ, इतनी गोली चलती रही, घोड़ा दौड़त है, को मरण को जावे। जहां पर इतनी गोलियां चल रही हैं, इतने घोड़े दौड़ रहे हैं, बताइए वहां पर कौन मरने जाएगा? इनाम देव चाहे खजान उल्टा देव, न के न जाए। चाहे इनाम दो या खजाना, कोई भी वापस नहीं जाएगा। सावित्री सोच में पड़ गई। वह सोच रही थी कि सच ही है, इतनी भीड़ में यह देहाती मेरे बच्चों को कैसे ढूंढेगा? उससे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना उसकी गलती थी, भूल थी। पर करे भी तो क्या? आखिर उसने बच्चों को अकेले भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद करते हैं, पर भेजना न भेजना तो उसी की हाथ की बात थी। अब माँ अपने आप को ही कोस रही है कि मुझे अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहिए था। मैं चाहती तो उन बच्चों को रोक लेती। बच्चों का तो काम होता है जिद करने का। अगर वह भेजती, न भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? वो ये बाल अपने मन में सोचने लगी। और वह शामो जब देखो तब अपनी टांग अड़ा देता है। अभी दिखाकर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी अभी तक नहीं हुआ, यानी वो अब अपने नौकर पर भी गुस्सा होने लगी। सावित्री का हाल बेहाल हो गया। पति शहर में नहीं, वह खुद गोद के बच्चे को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती। मोहल्ले में कोई बड़ा सयाना दिख नहीं रहा। सबके सब कहीं अटके पड़े हैं। आखिर सहायता यानी मदद के लिए वो कहे तो किससे कहे? बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवताओं को मना डाला, यानी वो सभी भगवानों को याद करती है। शोरगुल बढ़कर अब शांत हो गया, और रात के साथ साथ नीरवता यानी निराशा भी बढ़ती ही चली गई। पर उसके बच्चे लौटकर नहीं आए। अब शायद उसके बच्चे लौटकर न आएंगे। सावित्री ने मन ही मन ये कल्पना की, और वो हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा कि जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो, और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई दिया। आवाज क्या थी? अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा तीनों बच्चे खान के साथ में सकुशल यानी सही सलामत वापस लौट आए हैं। किसके साथ बच्चे आए हैं? खान के साथ। खान वही हींग वाला है।
खान ने सावित्री को देखते ही कहा, बखत अच्छा नहीं अम्मा, यानी समय अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर मत भेजा करो। फिर सावित्री ने खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। पुलिस को झूठे फायर भी करने पड़े। अलबत्ता दंगे के दौरान मरा कोई नहीं, लेकिन फिर भी दंगे के दौरान मरा कोई नहीं। कुछ लोग घायल हुए हैं, वे भी पुलिस की गोली से नहीं, पत्थरों से। अब सब जगह वापस शांति हो गई है। ये बात इसने बताई हींग वाले ने, खान ने। बच्चे दौड़कर अपनी माँ सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा, खान बहुत अच्छा है। दंगा होते ही श्यामू तो हमें छोड़कर भाग गया। खान ने ही हमें बचाया, वरना हमें भी चोट लग जाती। सावित्री ने पूछा, अच्छा, अब तो खान से ही हींग लेने दोगे ना? बच्चों ने एक स्वर में यानी एक साथ जवाब दिया, हाँ हाँ, जरूर लेने देंगे। खान तो हमारा दोस्त है। अब खान क्या हो गया? हमारा मित्र है। खान ने दबच कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई। और खान डांटते हुए कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, इस माँ के ही बेटे हैं। तो देखा किस तरीके से एक अन्य समुदाय के व्यक्ति ने उन बच्चों की जान बचाई। यानी मानवता सर्वोपरि होती है, धर्म से भी ऊपर होती है। इस सुंदर से कहानी की रचिता है हमारी सुपुत्रा कुमारी चौहान। तो इसी के साथ हमारी आज के हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।